तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 432 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग यहाँ पे उस स्टोन को नहीं देना चाहता था और इसी कारण उसने एक शर्त भी रखी थी कि उसे अपना अर्थ प्लैनेट वापस चाहिए। लेकिन जितने भी यूनिवर्स मास्टर्स होते हैं सब इस बात के लिए मना कर देते हैं और यहाँ पर वो लू फेंग के इस पावर को देखकर भी हैरान हो गए थे जब प्राइमर के सिटी लीडर ने बताया कि लू फेंग की एबिलिटी अभी टॉप टाई यूनिवर्स ओवरलॉर्ड के स्टैंडर्ड तक आ चुकी है, जिसके बारे में जानकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि लू फेंग को अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए होते हैं। वो अनडाइंग से 20,000 साल पहले ही बना हुआ था और अब वो टॉप टाई यूनिवर्स ओवरलॉर्ड के लेवल पे कैसे आ सकता है। पूरे के पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस लेवल को अचीव कर पाएगा। अब यहाँ पे ह्यूज एक्स के क्रिएटर भी प्राइमर के सिटी लीडर से पूछते हैं और वो भी कहते हैं कि इतने लंबे अरसे से मैं टीचर रहने के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि लू फेंग कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। उसकी बातों में मुझे साफ सच्चाई दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग इन्हीं सब के बारे में बात करने लगते हैं कि क्या लू फेंग को वो दिया या फिर नहीं। सब लोग यहाँ पे अर्थ के ओनरशिप को एक्सचेंज करने के लिए नहीं राजी होते हैं। अब प्राइमर के सिटी लीडर भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने सारे यूनिवर्स मास्टर ने सबने मना कर दिया होता है। ये सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। अब यहाँ बताया जाता है कि असल में ये बात इन सब की नहीं है बल्कि जितने भी सुपर बीइंग्स हैं वो इन सारे स्पेशल प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हैं। वो ह्यूमंस के टेरिटरी में जाके वहाँ पे बर्थ चाइल्ड करते हैं और वो हर साल बढ़ते बढ़ते बर्थ चाइल्ड में उन सब की सोल और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और इसी कारण वो वहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। और यहाँ पर प्राइमर के सिटी लीडर भी मजबूर थे कि वो नहीं कर सकते हैं। अब वो लोग जानते थे कि अर्थ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि जीनियसेस को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा पहले से और यहाँ तक देखा जाए तो यानसन रेस के कंपेरेबल हैं और वो इसको खोना नहीं चाहते हैं चाहे कितना भी बेनिफिट क्यों ना हो जाए। और यहाँ पे हम सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पे ह्यूजेक्स कहते हैं तो डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे ह्यूजेक्स क्रिएटर प्राइमर के सिटी लीडर की तरफ देख कर कहते हैं प्राइमर के सिटी लीडर आपने ये इन्फॉर्म कर दिया कि लू फेंग यहाँ पे डिसएम्बिगुएशन मिरर स्टेंस को अपने अर्थ ऑनरशिप को जो और लेना चाहता है वो इम्पॉसिबल हो। अगर यहाँ पे वो कुछ और अपने लिए करना चाहता है कोई और प्रपोजल हो तो ये रेस उसको फोर्स नहीं करेगा लेकिन अर्थ की ओनरशिप उसे नहीं मिलेगा। कह दीजिए कि जब तक उसके पास ये एबिलिटी और पावर नहीं आ जाती कि वो हम सबके साथ में बैठकर बात कर सके तब तक उसे मिलना ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पे लू फेंग को भी यूनिवर्स मास्टर के लेवल को अचीव करना पड़ेगा तभी हो सकता है कि लू फेंग को अपने अर्थ की ओनरशिप वापस मिल जाए। और अब फिर प्राइमर के सिटी लीडर भी कहते हैं मैं समझ गया। जितने भी होते हैं वो सभी सरप्राइज होते हैं फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं बता दूँ ह्यूज एक्स क्रिएटर होते हैं जो कि असल में प्राइमर के सिटी लीडर से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि ह्यूज एक्स क्रिएटर असल में एक सुप्रीम मास्टर होते हैं जो कि यूनिवर्स मास्टर से एक लेवल ऊपर होता है। यहाँ पे लू फेंग को भी इसकी न्यूज़ पता चल जाती है। अब लू फेंग को भी नहीं पता था कि यहाँ पर उसे मिलने वाला है या फिर नहीं और लू फेंग भी जानता था कि इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला है। उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे उसको ये चीज़ नहीं मिलने वाला है। लू फेंग खुद से कहता है कि मेरी पावर बहुत ही जल्द इतनी पावरफुल हो जाएगी कि मैं अपनी ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और अब हमें सीन चेंज करूँ नॉर्टन अलायंस पहले स्टार रिवर मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डर लीडर जिसके दो सर थे वहाँ पे मौजूद होते और तभी वहाँ पे एक वॉइस जो कि डार्कनेस से आ रही होती वो कहती है अलायंस मास्टर तुम्हें रिजरेक्ट कर दिए हैं लेकिन तुम कह रहे हो कि यहाँ पर तुम्हें किसी और ने बल्कि लू फेंग ने मारा है। तो फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डर कहता है कि हाँ उसने मुझे एक ही स्ट्राइक में मारा बस एक ही स्ट्राइक में। अब लू फेंग जब बेस गॉड सेक्टर से वापस आया था प्राइमर यूनिवर्स में तो उसके पास ओरिजिनल स्टार में वो फिर से गया था और उसके पास एक ट्रेलर भी था। हो सकता है कि वो इसी ट्रेलर का यूज़ करके उस बंदे फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डर को एक ही झटके में मार सकता। अब वो वॉइस उससे कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो ना वो लू फेंग थी और उसने तुम्हें सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मारा। तो यहाँ पे वो फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डर कहता है कि स्टार रिवर मास्टर मैं सच में श्योर हूँ। मैं यहाँ पे जानता हूँ कि उसी ने मुझे मारा होता है। फ्लोरिसिंग लाइट हॉर्डर वही होता है जिसे लू फेंग ने एक ही स्लैश में मार दिया होता है, उसे बचने का मौका भी नहीं मिला होता
होता है वो अपनी सारी मेमोरी से बताता है कि कैसे कैसे वहाँ पर क्या हुआ। अब दिखाया जाता है ये सारी बातें सुनकर स्टार रिवर मास्टर भी चुप हो जाते हैं। उसने कई सारे ग्रेट नंबर ऑफ यूनिवर्स नाइट को रिजरेक्ट किया था। सभी कह रहे थे कि सभी को लू फेंग ने ही मारा है और इससे कारण वो लोग समझ गए थे कि लू फेंग की पावर ऑलरेडी यूनिवर्स ओवरलॉर्ड तक आ चुकी है। लेकिन फ्लोरिशिंग लाइट हॉर्डन वो भी एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड था और उसकी एक ही स्ट्राइक से लू फेंग ने उसे मार दिया है। मतलब ये हुआ कि उसकी पावर जरूर टॉप यूनिवर्स ओवरलॉर्ड में आती होगी। यहाँ पे वो ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि अनडाइंग बनने के बाद सिर्फ 2000 सालों में ही यहाँ पे उसने ये कारनामा किया है और उसकी आवाज में हमें साफ शौक सुनाई दे रहा होता है। वो आगे कहता है कि ये ह्यूमन लू फेंग ये टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड के पावर को पोजेस करता है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है। इवन इरोजन पैलेस मास्टर इस इंफॉर्मेशन को सभी यूनिवर्स में फैला दो, सबको पता होना चाहिए, स्पेशली बग सोल्जर डेमन ऑटोमन रेस सबको बता दो कि लू फेंग हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, उसे जितनी जल्दी मिटा सको मिटा दो, नहीं तो आगे चल के प्राइमर के उस सिटी लीडर से ऐसा ही ग्रेट बीइंग बन सकता है जो हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। और दिखाया जाता है जितने भी यूनिवर्स नाइट होते हैं वो सभी इस ऑर्डर को रिसीव करते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर ये न्यूज़ को दिखाया जाता है जो कि नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस में चैनल होने लगता है। नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस यहाँ का बिगेस्ट सुपर पावर यूनिवर्स में मौजूद है जिसके पास कई सारे मैसिव नंबर ऑफ रेसेस ऑफ यूनिवर्स नाइट्स थे और वो बड़ी आसानी के किसी न्यूज़ को फैला सकते थे। और एक ही दिन में जितने भी 9 ग्रेट पावर्स थे यूनिवर्स में, जितने भी टॉप टायर पावर्स थे, सबको पता चल जाता है लू फेंग के इस पावर में कि यहाँ पर इन सब के बारे में लू फेंग के पास एक टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड की पावर आ चुकी है। यहाँ तक कि ह्यूमन यूनिवर्स नाइट जैसे कि ट्रू यानार, बाउंटाइन, सन नाइन ब्लेड, गानू कंट्री, हेवन, इरोजन पैलेस मास्टर, अनडाइंग नाइट, गिवी नाइट, सबको ये न्यूज़ पता चल जाती है कि लू फेंग की जो पावर है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और न्यूज़ आग की लपटों की तरह फैल गई होती है। यहाँ पर तो बहुतों को मुश्किल हो रहा था इस चीज़ पर विश्वास करने के लिए। सीन चेंज कर फ्लेम गॉड ट्रिनिटी के मेन प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है। और वहाँ पे वो बंदा कोई और नहीं फ्लेम एम्पर ही होता है जो कि लू फेंग का सेकंड ब्रदर होता है, वो भी माउंटेन सिटिंग गेस्ट का सेकंड डिस्पल होता है। अब वो गुस्से में कहता है कि ये ह्यूमन लू फेंग आखिर इसकी पावर टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड तक कैसे आ सकती है। उसने फ्लोरिशिंग लाइट हॉर्डन लीडर को सिर्फ एक ही अटैक में मार दिया, आखिर ये कैसे मुमकिन है। पूरी तरह से गुस्सा होने लगता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो पहले तो प्राउड महसूस करता था कि सिर्फ वही ऐसा बंदा था जो कि माउंटेन सिटिंग गेस्ट से कल्टीवेट किया गया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी मुकाम आएगा। देखा जाए तो ओरिजिनली वो अपने टीचर का वो उसे स्लेव मानता था, सबको अपने नीचे इंफीरियर मानता था, उसने कभी भी किसी को अपने से स्ट्रॉन्ग नहीं माना था। उसने ये भी कह दिया था कि मैं माउंटेन सिटिंग गेस्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहूँगा। लेकिन लू फेंग जैसे ही शो अप हुआ माउंटेन सिटिंग गेस्ट ने अपने पूरी और टाइम को एनर्जी को 30 स्पेल में लगा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम ट्रेजर जो कि स्टार टावर है वो लू फेंग के लिए बना के रखा है। इसका फ्लेम एम्पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि मेरा थर्ड ब्रदर ही मेरे लिए बड़ा खतरा होने वाला है। और वो कहता है 1 लाख साल, अभी तो सिर्फ 1 ही लाख साल बदला है, आखिरकार इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। ये जरूर मेरे टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट का किया हुआ है, उनके ही आजमन के कारण ये सब हुआ है। डाइंग करने के पास 20,000 साल ही गुजरे हैं और दिखाया जाता है कि वो सच में बहुत गुस्सा होता है। हमें सीन चेंज कर यहाँ पे जितने भी न्यूज़ को दिखाया जाता है जिसके पास ही गई होती हैं, जितने भी सुपर पावर्स होते हैं, सब लोग शॉक हो चुके होते हैं। पहला चॉपर नाट जो कि रिजरेक्ट हुआ था बकलैंड से, उसको भी लू फेंग के बारे में पता था कि कैसे उसने भी लू फेंग को मारा होता है, उसने लू फेंग के द्वारा मारा गया होता है। अब पहला चॉपर नाइट कहता है कि लू फेंग ने भी मुझे मारा था, मेरे पास सीनियर ट्रू ट्वेजर आर्मर था, लेकिन फिर भी उसने एक अटैक से मेरे हाफ गॉडली बॉडी को उड़ा दिया था और 2 अटैक में मुझे पूरी तरह से फिनिश कर दिया था।
अब ये न्यूज़ भी चारों तरफ फैल जाती है और ये न्यूज़ जो कि एक सीनियर ट्रूथ आर्मर कराते हुए लू फेंग ने उसे सिर्फ 2 अटैक में मार दिया, ये तो और भी ज़्यादा फैल जाती है। यहाँ पे सभी आउटरेजियस हो जाते हैं। बग क्लैंस के अलायंस भी इस न्यूज़ को फैला देते हैं। यहाँ पे लू फेंग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। चारों तरफ यही फैल रही होती है। हमें सीन चेंज कर ऑटमन रेस के यूनिवर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे काउंटलेस थ्रेड दूसरे प्लैनेट से कनेक्ट हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक वॉइस साउंड होती है जो कहते हैं, मेरे बच्चे, इस ह्यूमंस ने सिर्फ अपने आप को 1 लाख साल तक ट्रेन किया है, लेकिन अभी से ही वो एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को मार सकता है, वो भी एक सीनियर ट्रूथ रहने के बावजूद। और वो पूछता है कि क्या ये सच है? तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक थ्रोन रिंग अलायंस को, जो कहता है कि हाँ, मैंने उनसे कांटेक्ट किया था और ये सच है फादर। यहाँ पे वो ऐसे इनसाइड फुटेज को भी दिखाने लगता है और यहाँ पे ऑटमन रेस के बंदे होते हैं और कहते हैं, फादर गॉड, हम लू फेंग को जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं, उसे कैसे भी करके मारना ही होगा, नहीं तो आगे चल के वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाएगा। यहाँ पे चारों तरफ एक ही चीज़ बात हो रही होती है कि लू फेंग 20,000 साल नहीं बना होता है अंडाइन के बाद, लेकिन फिर भी उसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ चुकी है। यहाँ पे वो सबका ऑर्डर देता है कि मेरे बच्चे, यहाँ पे जाओ, लू फेंग को ढूंढो और उसे मारो, इससे पहले कि वो एक यूनिवर्स मास्टर बन जाए। तो सब लोग इसकी बात मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ऑटमन रेस, बग रेस, डेमन रेस सभी टेरिफाइड, डरे हुए होते हैं। ह्यूमन रेस, बग रेस, डेमन रेस और ऑटमन रेस ये सभी नियर बाय में रहते हैं। सब लोग इटर्निटी से फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे कभी ना कभी तो वार होता ही रहता है और सभी एक दूसरे के रेस की तरफ नीचे देखते रहते हैं। और इसी कारण वो लू फेंग को मारना चाहता है, क्योंकि अगर लू फेंग अपनी पावर को बढ़ाता गया तो आगे चल के वो प्राइमर के सिटी लेरार जैसा ही एक पावरफुल यूनिवर्स मास्टर बन जाएगा, जिसको मारना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे सब तरफ ऑर्डर पास हो जाती है कि यूनिवर्स मास्टर बने उससे पहले लू फेंग को मार दो। और लू फेंग के पास अभी इनहेरिटेंट टेक्निक क्लोन होती है, जिसके कारण अगर लू फेंग को मारना है तो उसकी पूरी क्रियो बॉडी को डिस्ट्रॉय करनी होगी, जिसके कारण लू फेंग मारा जाएगा। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर बताया जाता है कि नॉर्टर्न टेरिटरी अलायंस भी लू फेंग को मरा हुआ देखना चाहते हैं। वो भी यहाँ पे थोड़ा सा रिलीव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जानते थे कि ऑटमन रेस, डेमन रेस, बग रेस ये सभी परेशान होंगे और सभी यहाँ पे उसको मारना चाहते होंगे। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल, स्पेस बेस्ड अलायंस, प्रिजन रेस, क्रिस्टल रेस ये सभी ऐसे ही देख रहे होते हैं कि आखिर लू फेंग कब मरेगा। यहाँ पे इन्हीं सब की न्यूज़ फैलने लगती है। यहाँ पे सेम टू सेम एक ही चेहरा होता है जिसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर हमें सीन चेंज कर गॉड कंट्री एंडलेस रिमोट ओशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग बैठा हुआ था और वो गोल्डन लाइट के अंदर डूबा हुआ था। वो स्माइल करता है और खड़ा होता है। यहाँ पे उसे भी पता चल गया था कि यहाँ पे सबको न्यूज़ पता चल गई है लू फेंग के इस बारे में। और लू फेंग प्राइमर के सिटी लीडर और ट्रियान से भी बात कर लिया था और वो कहता है कि मुझे खुद को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है, स्माइल करता है और अपनी प्रैक्टिस को करना स्टार्ट कर देता है। और तभी लू फेंग वहाँ पे टेलीपोर्टेशन, हैंड, सील इन तीनों टेक्निक्स को यूज कर रहा होता है, जिससे कि लू फेंग स्पेस लॉ में माहिर हो सके और लू फेंग की स्पेस टेलीपोर्टेशन टेक्निक और भी अच्छी हो सके। दिखाया जाता है कि लू फेंग वहाँ पे यूनिवर्स ओरिजिन को भी सीख रहा होता है और लेस गॉडली पावर उसके अंदर जाने लगती है। जितने भी रिमोट ओशन की बॉडी होती है उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि जब मैं एक अंडाइन बना था तो उस वक्त जो मेरी पावर थी वो किसी भी नाइट बनने से भी ज़्यादा दिख रही थी और ये बहुत ही मिस्टीरियस था। यहाँ पे लू फेंग की बॉडी अभी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बन चुकी होती है। अब लू फेंग इन सब के बारे में सोचता और अभी बारी था लू फेंग का यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के बारे में। लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा होता और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग तैयार हो चुका था और अपने आप को ब्रेक थ्रू कराने के लिए वो रेडी हो चुका था। और दिखाया जाता है इसी के साथ वहाँ पे 5 कलर स्पेस बनने लगता है, जो कि 60 मिलियन डायमीटर में आ चुका होता है और विलपुर्स का डायमीटर भी टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ माइल्स आ चुका था। रिमोट ओशन लू फेंग को काउंटलेस यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने लगती है, वहाँ से वाटरफॉल निकलने लगती है और लू फेंग की रिमोट ओशन बॉडी उस गॉडली बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगती है। और बताया जाता है कि यहाँ पे इसकी मदद से लू फेंग का अंडाइन फाइटर से यूनिवर्स नाइट में बनने का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। और लू फेंग इन सब के बारे में कहता है कि मुझे अभी
यूनिवर्स नाइट में ब्रेक थ्रू करना होगा, और जब मैं ब्रेक थ्रू करूँगा तो मेरी गॉडली पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लू फेंग उसी सीन को याद करने लगता है जबकि उसने यूनिवर्स जबकि उसने अंडांग में ब्रेक थ्रू किया होता है। इसी कारण वो यहाँ ब्रेक थ्रू करने लगता है। बताया जाता है कि ह्यूमन बीइंग जिसके 10 मिलियन टाइम्स सेक्टर लॉर्ड की पावर होती है वो भी इतना ज़्यादा से पावरफुल बन सकता है। लू फेंग की परफेक्ट लाइन जीव को भी अचीव कर लिया था। दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग ने अपने यूनिवर्स नाइट में ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर दिया था। और हमें जैसा पता है कि जब कोई यूनिवर्स नाइट में ब्रेक थ्रू करता है तो वहाँ पे एक एनर्जी एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस होता है। जैसा कि ट्रू एंड नाइट के केस में हमने देखा था, उन्होंने 92% अपनी गॉडली बॉडी को एब्जॉर्ब किया था जब वो यूनिवर्स नाइट में ब्रेक थ्रू कर रहे थे। लू फेंग का भी अभी ऐसा ही प्रोसेस चल रहा था। उसने भी अभी अपने आप को यूनिवर्स नाइट में ब्रेक थ्रू किया होता है इतने एंडलेस पावर में। अब यहाँ पे हमें उतना अच्छे से नहीं बताया गया होता है कि लू फेंग का इतना एस्टोनिशिंग ब्रेक थ्रू कैसे हुआ है। यहाँ पे सिंपली ये बता दिया गया हम कि लू फेंग ने अपने रिमोट ओशन से काउंटलेस एनर्जी को यूज करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की है और अभी वहाँ पे सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था। और दिखाया जाता है कि रिमोट ओशन की बाउंडलेस एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। ये ट्रू एंड नाइट की जैसा ही सीन हो रहा होता है। अब लू फेंग की तीनों बॉडी एब्जॉर्ब करने लगती हैं और वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये एक ही बार होता है कि इसमें एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अब दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का जहाँ पे बाउंडलेस रिमोट ओशन पीसफुल हो जाता है, जहाँ पे ये सभी प्रोसेस रुक जाते हैं। लू फेंग, गोल्डन हॉर्न, बीस्ट, मूसा सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और सभी ने अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। वो पहले से 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। रिमोट ओशन, उसकी बॉडी बहुत बड़ी है और उसने सिर्फ 12% को ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया। मैंने पहले ही बता दिया कि जितनी बड़ी बॉडी होगी उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी, उतना ही यूनिवर्स ओरिजिन ये सब लॉ इनकार्विंस को एब्जॉर्ब करना हो। जैसा कि हमें पता है रिमोट ओशन की बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो सिर्फ 12% को ही एब्जॉर्ब कर पाई है, जो कि 12 बिलियन मास जितनी बड़ी हुई होती है। 12% देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छी है। और ट्रूया ने जब एब्जॉर्ब किया तो 92% था, जो कि 90% गॉडली बॉडी ह्यूमन के लिए ग्रेट मानी जाती है। और जब 100% अगर कर दिया जाए तो यहाँ पे वो तो परफेक्ट माना जाता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट एलायंस, जो कि स्पेस बीस्ट एलायंस से अगर उसने 50% को कर लिया तो वो भी बेस्ट माना जाता है, जैसा कि इसने ऐसा ही किया होता है। लू फेंग कहता है कि मैं अपनी रिमोट ओशन की बाउंडलेस पावर से मैं यहाँ पे किसी भी आराम से टॉप टाइप यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को मार सकता हूँ अगर मैं आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को यूज करता हूँ। यहाँ पे लू फेंग बहुत ज़्यादा थ्रिल होता है कि मैं अभी उन सारे को मार सकता हूँ अपने इस पावर का यूज करके। और लू फेंग उन सब की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मेरी बॉडी पहले से यहाँ पे 100 टाइम ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और यहाँ पे अभी जो मेरी पावर है, अगर मुझे यूनिवर्स मास्टर से भी सामना करना क्यों ना पड़ जाए, मैं डेफिनेटली उनसे फाइट करूँगा। इसके बाद लू फेंग अपनी पावर को यूज़ करने लगता है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो उतने एस्टॉनिशिंग तरीके से नहीं बताया गया है कि लू फेंग का ब्रेक थ्रू किस तरीके से हुआ है, क्योंकि लू फेंग यूनिवर्स अनडाइंग से ब्रेक थ्रू करके यूनिवर्स नाइट में ब्रेक थ्रू कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल सीन दिखाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिंपली बता दिया गया कि लू फेंग अपनी एनर्जी को गैदर करके यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया था। इसमें ज़्यादा नहीं है, हो सकता है कि जब एनिमेट होके आए तो इसमें कुछ थ्रिलिंग मज़ा आए। फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है गॉड कंट्री को, जो कि एक अनडाइंग फाइटर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जब लू फेंग सेक्टर लॉर्ड था तो उसकी इंटरनल ऑलरेडी 600 बिलियन मास तक जा चुकी थी और यहाँ पे 20,000 साल यहाँ पे और भी प्रैक्टिस करने के बाद जब लू फेंग एक यूनिवर्स नाइट बन चुका था तो उसकी गॉड कंट्री भी चेंज होने लगी थी। वहाँ का आसमान ज़मीन हर एक चीज़ बदलने लगा था। रिमोट ओशन बॉडी अपने जितने भी गॉडली पावर थे उसका यूज़ करके उसको रिकवर कर रहे थे। ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा टेरिफाई है, जिसके बाद वो गॉडली पावर प्रोवाइड करने लगता है और देखते ही वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। लू फेंग कहता है कि मेरा उस पर और भी अच्छा कंट्रोल हो चुका है। यहाँ पे लू फेंग अपनी गॉड कंट्री को देखता है जो कि और भी स्ट्रांग बन चुका था। अब देखा जाए तो यूनिवर्स मास्टर भी यहाँ पे कोशिश क्यों ना करे,
हैं तो वो उतना ज़्यादा उसको डैमेज नहीं कर पाएंगे। जब तक कि वो अपनी फुल पावर ही क्यों न लगाए दें तब तक वो उसको डैमेज नहीं कर सकते हैं। अब 3 दिन बाद दिखाया जाता है कि लू फेंग का इंटरनल वर्ल्ड पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। वहाँ पे चारों तरफ इनलेस स्पेस लॉ पावर होने लगती हैं और लू फेंग रिमोट ओशन बॉडी को भी यहाँ पे ले आता है और सारी चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट करने लगता है। यहाँ पे लू फेंग अपने अर्थ बॉडी को भी वहाँ रखा होता है और लू फेंग अपने इनहेरिटेंट टेक्निक जो कि क्रिएशन मिली होती है रिमोट ओशन बॉडी से, जिससे वो किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकता है, उसका यूज करके वहाँ पे बनाने लगता है। रिमोट ओशन जो कि पहले से 100 टाइम ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। लू फेंग कहता है कि इस पावर से मैं किसी भी वर्ल्ड ट्री को आराम से सप्रेस कर सकता हूँ, वो अर्थ को गार्ड कर सकता है। यहाँ पे जब तक कोई ट्री की ना हो तब तक कोई मुझे नहीं हरा सकते हैं। और लू फेंग यहाँ कहता है मेरे पास 4 बॉडीज मौजूद हैं, मैं बॉन्डलेस रिमोट ओशन बॉडी जो कि मेरे फाउंटेन जो कि मुझे अनलिमिटेड गॉडली पावर प्रोवाइड करती है, स्टार टावर, फोर्स आर्मर, बीस्ट गॉड आर्मर, ये सभी एक्सेप्शनल ट्रेजर से मेरी गॉडली बॉडी एक परफेक्ट स्टेटस पे आ चुकी है। यूनिवर्स नाइट में मेरी स्ट्रॉन्ग गॉड कंट्री, मुझे किसी भी यूनिवर्स मास्टर से अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अपने फाउंडेशन को बना लिया हूँ और जब तक मेरे पास स्टार टावर है मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जब लू फेंग एक अनडाइंग था तो लू फेंग किसी भी यूनिवर्स मास्टर का सामना नहीं कर पा सकता था क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर था। लेकिन जब लू फेंग यहाँ पे यूनिवर्स नाइट बन गया तो लू फेंग को अभी यूनिवर्स मास्टर से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो उन्हें मार तो नहीं सकता लेकिन वो भी उसे मार नहीं सकता। लू फेंग उनसे फाइट करके निकल सकता है। यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोचता और कहता है कि मैं लू फेंग, मुझे अब किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि मैं एक यूनिवर्स नाइट बन चुका हूँ, मैंने अपने फाउंडेशन को बना लिया है। और वो कहता है कि दूसरे रेसेस के बंदे ये तुम्हारे लिए बहुत लेट हो चुका है मुझे मारने के लिए। लू फेंग वहाँ से मुड़ता है, अपनी गॉड कंट्री से डिसअपियर हो जाता है। सीन चेंज कर प्राइम यूनिवर्स के स्पेसशिप को दिखाया जाता है। यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे ट्रैवल कर रहा होता है और लू फेंग वहाँ से ट्रैवल करते करते दूसरी जगह जा रहा होता है और लू फेंग यहाँ पे अभी प्राइमर के उस सिटी में जाने वाला होता है, उसके लिए डिपार्चर कर देता है ताकि वो वहाँ जाकर कुछ अपने अधूरे काम कर सके। अब वो क्या है वो तो हमें नहीं बताया जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर प्राइमर के उस सिटी को दिखाया जाता है जो कि एक लैंड ऑफ कल्टीवेशन ह्यूमंस के लिए है। वहाँ पे एंशिएंट बिल्डिंग्स बने हुए हैं। ह्यूमंस के ग्रेट बीइंग्स वहाँ पे आके रूफटॉप पे कल्टीवेशन करने लगते हैं। लू फेंग वहाँ पे आ जाता है, वो वहाँ पे बैठ जाता है और वो इन सब के बारे में सोचने लगता है। दिखाया जाता है लू फेंग वहाँ पे जैसे आता है जितने भी बंदे होते हैं सारे लोग लू फेंग को पहचान जाते हैं और सब लोग लू फेंग को यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और सबको पता है कि लू फेंग आज कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। यहाँ पे ऐसे ही सब लोग लू फेंग की बड़ाई कर रहे होते, तो इस पार्ट को मैं स्किप करता हूँ क्योंकि चारों तरफ लू फेंग की चर्चा हो रही होती है। और फिर हमें सीन चेंज को लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि सिटी लीडर पैलेस में जाता है और कनेक्ट करता है वर्चुअल वर्ल्ड से अपने माइंड में। और यहाँ पे वो पहला तरफ था कि वो अपने कनेक्शन कर रहा था वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ही जाके। लू फेंग जैसे कनेक्ट करता है बबाता अपीयर हो जाते हैं। मैं बहुत ही लंबे अरसे बाद बबाता को दिखाया जाता है। सब्सिडरी इंटेलिजेंस सैंपल लू फेंग को इन्फॉर्म करती है कि लू फेंग के पास टोटल 8,82,901 मैसेज है, 9,000 10 टेलीफोन रिक्वेस्ट, 106 इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, 11 इंपॉर्टेंट टेलीफोन रिक्वेस्ट। अब ये देखकर लू फेंग भी हैरान हो जाता है, उन सबको स्कैन करता है। यहाँ पे प्राइमर के उस सिटी लीडर के अलावा यहाँ पे 3 यूनिवर्स मास्टर थे जिन्होंने कि लू फेंग से कांटेक्ट किया था, स्पेशली ह्यूज एक्स क्रिएटर ने भी। ये देखकर तो लू फेंग भी सरप्राइज हो चुका था और यहाँ पे लू फेंग उन मेल को खोजता है जिनमें कि कुछ नहीं लू फेंग को कांग्रेचुलेसन आया हुआ था। यहाँ पे सबको लू फेंग ने रिप्लाई कर दिया होता है। सीन चेंज कर लू फेंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्रॉन्ज डोर ओपन होता है। लू फेंग आगे बढ़ता है और तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक ट्रेजर आने लगता है और काउंटलेस ग्रीन ट्रेड्स वहाँ पे आने लगते हैं। ये वही जगह होता है जहाँ पे ट्रेजर्स को एक्सचेंज किया जाता है। लू फेंग यहाँ पे अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट को लेने के लिए आया हुआ होता है। अभी लू फेंग के पास 4 सीनियर ट्रेजर्स थे जो कि लू फेंग इन सबको कंट्रीब्यूट करने वाला था और इन सबको मारा था लू फेंग ने लैंड ऑफ एक्सट्रीमिट्स में, जहाँ पे उसने डेमन सॉन नाइट को मारा था, जहाँ पे उसे 2 ट्रेजर्स मिले होते हैं। यहाँ
पे वही सारे ट्विस्ट के बारे में बताया जाता है कि लू फेंग ने कैसे मारे थे जिसको कि आपने को पता ही होगा। फिर लू फेंग उन सबको देखता और कहता है कि यहाँ पे मैंने 4 सीनियर ट्यूटोरियल्स को कंट्रीब्यूट किया है, जो कि टोटल में 52.1 ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं मुझे एक टॉप टायर ट्यूटोरियल दिलाने के लिए। लू फेंग इन सब के बारे में देख रहा था। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक पैलेस टाइप ऑर्डिनरी ट्रेस था जो कि 23 ट्यूटोरियल पॉइंट्स का था। ऐसे ही कई सारे थे जिसको कि वो खरीदने वाला था जो कि बहुत ही महंगे थे। और यहाँ पे लू फेंग ने 3 टॉयज को खरीदा होता है, वर्ल्ड ऑफ फूड ग्रेन बोर्ड, जिसमें से एक ऑर्डिनरी नंबरा सोर्स और एक सीनियर ब्लेड टाइप वेपन, जिसको खरीदने में लू फेंग को 50 ट्रू पॉइंट्स लग जाते हैं। और अब फिर हमें सिंचेंस के प्राइमरी ट्रू एंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग यहाँ पे आके प्राइमरी अपने टीचर ट्रू एंड को भी गिफ्ट देने वाला था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग अपने टीचर को कौन सा गिफ्ट देने वाला है और क्या टीचर उसके गिफ्ट को लेंगे या फिर नहीं, और वो कौन सा गिफ्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।